डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ने यह बता दिया कि भारत का मस्तक है कश्मीर, इसे जमीन का टुकड़ा मत समझना। अब जंग हुई तो पाकिस्तान तो मिट जाएगा, इसे जमीन का झगड़ा मत समझना। और बता दिया प्रधानमंत्री ने कि अगर हम पे कोई एक उंगली उठाएगा तो हम सिर्फ बताएंगे नहीं, घर में घुसेंगे, घुस के मारेंगे और बता देंगे कि बदलता हुआ भारत है जो सहना नहीं जानता। एक के बदले में 100 वार करेंगे। 9 ठिकानों पे भारत की सेना ने आज ध्वस्त करके बता दिया कि भारत के हौसले कितने बुलंद हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि शायद पानी बंद कर देंगे या फिर वीजा रोक देंगे। जनाब, इससे आगे की कहानी रचना, लिखना और बताना जानता है ये भारत। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दूरदर्शन किसान का बेहद खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो भारत ने ये बता दिया, और सिर्फ ये संदेश पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है भारत की। अगर हम पे कोई आंख भी उठाएगा तो आंख को नोच लिया जाएगा। और एक बार नहीं, कई बार ये प्रधानमंत्री बता चुके हैं। प्रधानमंत्री के हौसले बुलंद है, भारतीय सेना के हौसले बुलंद है, और लगातार ये हम बताते रहे, चेताते रहे। हालांकि पाकिस्तान अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करता है, उसको औकात पे लाने का काम ये देश लगातार करता रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ये काम करेंगे। आप अनुमान लगाइए, सिर्फ 25 मिनट की कार्रवाई में 1:25 से 1:30 पे ये तबाही पाकिस्तान में मचा दी। अब बिलबिला रहा है, मुनीर बिलबिला रहा है, शहबाज बिलबिला रहा है। किसके पास जाएगा? भीख का कटोरा एक और तैयार कर लेगा और बताएगा कि कैसे अब आगे रिटेलिएट किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये बड़ी एक रणनीति थी। 15 दिन बैठकर हमने इंतजार किया, पहले सहन हुआ, फिर सजग हुए और फिर प्रहार किया। और इसी प्रहार को हमने किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया, डिटेल में बताया एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो थोड़ी देर पहले हुई। और आज इसी पे हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, सटीक जानकारी के साथ, हर तस्वीर के साथ, और ये बता देंगे कि अगर दिल गुजरात पे आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए पहले। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने
और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। तो ये भारत की सर्जिकल सच्चाई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई और बताया गया कैसे पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया गया। ये शुरुआत है, अभी अंजाम में बहुत कुछ होना है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ शबनम खान जुड़ रही हैं, सोशलाइट एक्टिविस्ट हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ सूर्य प्रकाश शर्मा जुड़ रहे हैं बीजेपी से और आज बताएंगे कि इस स्ट्रेटेजी के पीछे कितना बड़ा एक खाका तैयार किया गया। मेरे साथ अमित नेहरा जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं और उनकी निगाह से समझेंगे इस पूरे सर्जिकल सच्चाई को आज। और मेरे साथ कैप्टन नवाब सिंह चौधरी जुड़ रहे हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। कैप्टन साहब, स्वागत आपका। सबसे पहले कैप्टन नवाब सिंह, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, इस बड़े अटैक को कैसे आप देख रहे हैं? स्ट्रेटेजी के साथ किया गया, किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इवन पाकिस्तान की मिलिट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एजेंसी ने जो इनपुट दिए उस पर टारगेटेड हमला हुआ। कितना बड़ा हमला और कितनी बड़ी सफलता भारत के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज जो अटैक किया गया है, जो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान ने अपने गुर्गे पाल रखे थे, पाकिस्तान ने टेररिस्ट कैंप बना रखे थे, उनके ऊपर अटैक किया गया है। जिस तरीके से हमारे भारत के ऊपर अभी पहलगाम के अंदर कांड किया था, यह हमारे प्रधानमंत्री ने क्लियर बता दिया था
इससे बहुत बड़ा होगा, और ऐसा बड़ा होगा पाकिस्तान की 7-7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ है, अभी हमारा थोड़ा सा टेरर है, ये पिक्चर तो बहुत बाकी है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान के आतंकवाद को चुन चुन करके जहन्नम में घुस गए और घरों में घुस करके ताबूज में कीट ठोक करके हमारी सेना मारने को तैयार है। और मैं अपनी सेना को सलाम करता हूं ऐसे प्रधानमंत्री जी को, जो जिस तरीके से हमारी सेना को छूट दिया गया है, और हमारी सेना, तीनों सेना हमारी मुस्तैदी से अड़ी हुई है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। या तो पाकिस्तान अभी सुधर जाएगा और नहीं पाकिस्तान बर्बादी कतार पर, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान नक्शे से मिटा दिया जाएगा। मैं देश का सैनिक होने के नाते बताना चाहता हूं पाकिस्तान को, पाकिस्तान अभी सुधर जा। अभी वो भारत नहीं है 71 वाला 65 वाला भारत वाला, अभी 2025 का नया भारत है। उभरती अंगड़ाई लेता हुआ भारत सेना है हमारी, अभी किसी भी कीमत में तुमको नहीं छोड़ेगी। अब सुधरने का चांस है, नहीं सुधरा तो हमारी सेना सुधरने को तैयार है तुम्हारे साथ में। ठीक है शबनम, भारत लगातार ये कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान सुधर जाए, चेताता रहा, धमकाता रहा, डराता रहा, हमले भी किए, ये पाकिस्तान सुधरता नहीं है। और क्या ये उम्मीद करना थोड़ा बेमानी नहीं है? अब घनश्याम जी, हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, पाकिस्तान के बूढ़े, बच्चे, औरत, मैं तो छोटा बच्चा भी बोलती हूँ 2-3 साल का हो, उस पर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब दिमागी तौर पर मैं पाकिस्तान क्यों बोलते हैं, आप आतंकिस्तान है वो, तो आप और हम किस तरह से सोच लेते हैं कि नहीं वो सीमा हैदर आ गई, वो हमारी भाभी हो गई या कोई और, किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कौन क्या इरादे लेकर आ जाए। अभी एक आपने और नया जिहाद देख लिया कि शादियां पाकिस्तान में की और बच्चे यहां पैदा कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज भारत की ले रहे हैं। तो ये तो एक बाद में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने देश के गृह मंत्री को, अपने देश के रक्षा मंत्री को और अपनी भारतीय सेना को जय हिंद करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि भारत का एक एक व्यक्ति सेना के साथ खड़ा है, और जब भी युद्ध की बात आएगी, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए भारत का नागरिक, शबनम खान जैसी सारी औरतें सब साथ खड़े, और ईंट से ईंट बजाकर बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से डरे फिर रहे। प्रधानमंत्री गधे बेच के ऑफिस का काम चलाता है, क्या उम्मीद करेंगे आप उससे? क्या दे रहे हैं वो अपने नेशन को? आज उनकी जनता खड़े होकर कह रही है भागो यहां से, प्रधानमंत्री चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा, हमें तो भारत में ले लीजिए। तो शर्म आनी चाहिए उस पाकिस्तान को। और मैं यहां से आपके माध्यम से घनश्याम जी एक चीज बोल दे रही हूं, हमारी आर्मी तो सर बैठे हुए हैं, सैल्यूट है सबको, हमें कहिए, हम जाएंगे अंदर घुस के मार कर आएंगे, एक एक व्यक्ति को मार कर आएंगे, क्योंकि ये जज्बा है भारतीयों का। भारतीय सेना अपने जज्बे से हरा देती है आधा सेकंड में सबको। भारतीय सेना को ये जो दिखा रहे थे ना, शाहीन मिसाइल है हमारे पास, मैंने बोला पॉकेट में रख लीजिए अपनी शाहीन। आपकी शाहीन बच्चे पैदा करने के ही काम आती है और किसी काम करने के लिए नहीं है, वो यूज ही नहीं करते हैं आप और किसी चीज का। हम हैं भारत के बाशिंदे, भारत की सेना, सशक्त प्रधानमंत्री, घनश्याम जी जैसा व्यक्ति जो सब में ऊर्जा भरने का काम करता है। यहां पर एक एक व्यक्ति भारत के लिए जीता है, इसको हराना तो छोड़ दीजिए, इसकी तरफ आंख उठाने वाले की आंखें नोच ली जाती हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल, और भारत माता की जय से पूरा देश आज गुंजायमान है और लगातार ये हुंकार भरी जा रही है, पाकिस्तान को चेताया जा रहा है कि अब हिमाकत दोबारा मत करना, घर में आके नोच लेंगे, ठोक देंगे तुमको। सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ है। सूर्य प्रकाश मैथिल, जनरल आसिम की तो नींदें उड़ गई हैं, मुनीर को तो नींद नहीं आ रही होगी, बिलबिला रहा होगा, काम मुंह छुपाएगा आज। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज हमारी भारतीय सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, जिसके कारण पूरे विश्व में भारतीय सेनाओं का और 140 करोड़ भारतवासियों का और हमारे सशक्त नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डंका पिट रहा है, इसकी पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमला हुआ, ये हमला कोई आम हमला नहीं था। ये वो हमला नहीं था कि हम जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे एलओसी से हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर घुस गए। हमने इस बार जो हमला किया है, जो पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी जो बेस कैंप थे, जो मैं ये कहूं कि आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्रियां लगा रखी थी पाकिस्तान ने, उन सभी फैक्ट्रियों पे एक साथ हमला किया है।
मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हम लोगों ने बहावलपुर, जो कि आसिफ जो ये आपका जमात उल दावा का हेडक्वार्टर था, उस हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया। हाफिज सईद का जो घर था, हाफिज सईद ने जो फैक्ट्री लगाई थी 1980 से अब तक, उस फैक्ट्री को नेस्तनाबूद किया है। यह पहली बार हुआ है कि बिगर युद्ध के केवल सर्जिकल स्ट्राइक से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मेन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की इतनी बड़ी फैक्ट्री को नेस्तनाबूद कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एलओसी के अंदर हमने 5 जो टारगेट है उनको उड़ा दिया। उसके अलावा एलओसी से और अंदर जाके जो सुरक्षित क्षेत्रीय समझते थे, जहां लश्कर तैयबा का, जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स थे, बड़ी बड़ी कारखाने लगा रखे थे आतंकवादियों के, वहां पर मैं ये कहूं कि नहाने धोने के लिए स्विमिंग पूल भी बना रखा था, ट्रेनिंग सेंटर थे, और तकरीरें करने के लिए बड़े बड़े एसी जो इन्होंने ऑडिटोरियम बना रखे थे, उन सबको भारतीय सेना ने अपने शौर्य को दिखाते हुए जमीन में मिला दिया। इसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे सुबह से दिखाई दे रही हैं। और अब तो ना तो हमारे भारत के अंदर जो पाकिस्तान की अवैध संतानें हैं वो, और ना ही पाकिस्तान इस बात से डिनाई कर सकता है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिला दी। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जो जहां जहां हमला हुआ, मैं एलओसी से उसकी दूरी भी बताना चाहता हूं आपको। बहावलपुर एलओसी से 100 किलोमीटर अंदर मारा गया। मुरीद के 30 किलोमीटर अंदर था, वहां पे हमारी बम्बारमेंट हुई। गुलपुर जो 35 किलोमीटर है, उसको अंदर पीटा पकड़ के हम लोगों ने। सवाई कैंप 30 किलोमीटर अंदर था। उसके अलावा बिलाल कैंप 60 किलोमीटर अंदर था। कोटली 10 किलोमीटर अंदर था। मरकज सरजाल कैंप था 8 किलोमीटर, और महमूना कैंप 15 किलोमीटर। यह दर्शाता है कि हम लोगों ने कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं करी है, हमने आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम भूगोल बदल देंगे, तो इस बार जो हुआ है वो भूगोल बदलने की शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला जो एक्शन केंद्र सरकार ने लिया, सबसे पहले इन आतंकिस्तान का पानी बंद करने का निर्णय लिया गया। यह छोटा मोटा निर्णय नहीं था। हमारे देश के संग 4 बार युद्ध होने के बावजूद भी इस निर्णय को खत्म नहीं किया गया था। लेकिन यह नरेंद्र मोदी की 56 इंची सरकार है जिसने कि इस निर्णय को एग्जीक्यूट किया, खत्म किया, ताकि पाकिस्तान जो है वो पानी के लिए मोहताज हो जाए। पहली उसकी रीढ़ की हड्डी ये तोड़ी गई। फिर हमने अपने देश के अंदर, जैसे मेरी बहन ने भी बताया कि किस प्रकार से एक निकाह जिहाद, एक जनसंख्या जिहाद भारत के अंदर हो रहा था। वहां से औरतें आती थी, यहां पर शादी करती थी, यहां बच्चे जन्मती थी, और यहां से वहां शादी करके जाती थी, वहां से यहां आती थी, और उसके बाद भारत की योजनाएं प्रयोग करती थी। भारत के ही द्वारा दिए जा रहे जो सुविधाएं उनको प्रयोग करके भारत के अंदर ही पत्थर चलाने का काम करते थे। उसको भी खत्म किया हमने। सारे रिश्ते पाकिस्तान से खत्म कर दिए। पाकिस्तानी उच्चायोग में मात्र 20 लोगों की आज की डेट में व्यवस्था है, जो कि उनका स्टाफ वहां रहने का हमने परमिशन दिया है। हमने हर तरीके से उनसे अपना जो संबंध है वो तोड़ दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। अब पाकिस्तान को समझना होगा कि या तो सुधर जा, और नहीं सुधरेगा तो तेरा खात्मा तय है। ठीक है, अमित नेहरा भी मेरे साथ है, पत्रकार है। अमित जी, तो ना हम भूले ना हमने छोड़ा, घर में घुसे और घर में घुसकर तोड़ दिया। तो पहले सहन किया, फिर हम सजग हुए, और फिर सटीक प्रतिशोध। सर, एजेंसीज के इनपुट के बाद ये जो रिटेलिएट हमने किया है, इसको कैसे आंक रहे हैं आप? घनश्याम जी, सबसे पहले तो हमें प्रशंसा करनी होगी इस ऑपरेशन के नाम को लेके। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक महत्व है जी। हमारी बहनें और माएँ जिनका सिंदूर उजड़ गया पहलगाम हमले में, वो उसका परिचायक है कि हमने ये हमला क्यों किया है। ये पूरी दुनिया को एक संदेश है कि हमने अपनी तरफ से पहल नहीं की, पहल उनकी तरफ से हुई है। और क्यों हुई है, एक शब्द में ही भारत सरकार ने ये तय कर दिया, सेना ने तय कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। ये भावनात्मक मुद्दा है एक। और दूसरी बात ये है
कि निहत्थे लोगों को मारा गया और जिस बेदर्दी से मारा गया जी। तो रिटेलिएट तो होना ही था। अब एक और ख़ास बात यह है कि हालांकि जो सेना ने कहा है कि एक्चुअल जो टाइम था वो 1:05 से 1:30 बजे तक हुआ है, लेकिन सारी कार्रवाई जो मेन थी वो 7 मिनट में ही पूरी होगी। टाइमिंग का बड़ा फर्क होता है, महत्व होता है कि 7 मिनट में आप 9 ठिकाने नष्ट कर दो। और कुछ लोग, कुछ पार्टियां, विपक्षी पार्टियां ये लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी कि कब प्रतिशोध लेंगे, कब प्रतिशोध लेंगे। तो आनंद फान में प्रतिशोध नहीं लिया जाता क्योंकि चीज़ें उस तरह से नहीं होती। हम हर चीज़ को निशाना नहीं बना सकते, जैसा कि सेना ने कहा। सेना ने एक और सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो ब्रीफिंग करवाई गई वो पहली बार महिला अधिकारियों से करवाई गई। तो भारत ये जताना चाह रहा है कि हमारी महिलाओं की इज्जत पे उन्होंने जो गम भोगा, उनके पतियों को मारा, पिताओं को मारा, बच्चों के, तो एक बोल सकती हूँ? वो उस पे साथ में लगाकर जी जी फॉलो प्लीज बोलिए। तो उनका हमें बदला लेना था। तो जो 15 दिन जो लगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं कह सकते उसको। इतना तैयारियां करने में वक्त लगता है, सारे इनपुट जुटाए गए, कहाँ पे क्या था। और एक बात और मैं कह दूं, युद्ध 2 तरीके से होता है, एक सेना के माध्यम से होता है और एक संचार माध्यम से होता है। सेना वाला युद्ध तो जीता जा सकता है, लेकिन संचार माध्यम वाला जो युद्ध होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद। अब हमें ज़रूरत ये है कि हम अफवाहों पे ध्यान ना दें। सभी नागरिकों से, भारतीयों से अपील है, जो रिलायबल सोर्स है, सबसे पहले तो हम जो सेना की या भारत सरकार की जो ब्रीफिंग है उस पे ही हम ठीक है। तो सरकार पे यकीन रखें, सरकार की नीतियों पे यकीन रखें और अफवाहों पर न जाए। ब्रेक पे जाऊंगा, उससे पहले शबनम 30 सेकंड में अपनी बात करिए। घनश्याम जी, मैं ये कहना चाह रही थी क्योंकि बड़े भाई ने सिंदूर की बात कर दी, तो हमने पाकिस्तान को ये भी बता दिया कि हमारे पुरुष भाई तो छोड़ दीजिए, हमारी महिलाएं ही और आर्मी वाली बैठी है वहां पर, तो शेरनी, अगर घरेलू महिला को भी कह देते वो भी इसी तरह से आपका भंडा फोड़ करके आपके वहां पर ऐसे ही अटैक कर देती। ये जज्बा है भारतीय नारियों का। आपकी तरह सिर्फ बच्चे पैदा कराना भारत की कल्चर नहीं है। भारत का कल्चर है हर शेरनी गरजेगी और तुम्हें वहां जाकर घुस कर मार कर आएगी। ये संदेश जाना बेहद जरूरी था जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका जी के माध्यम से पहुंचा दिया। अगर हम जैसों से भी कहे, हम सब लाइन में खड़े होकर महिलाएं कहेंगी छोड़िए सबको, हम सब काफी हैं, हमारा चकला बेलन जो आप देखते हो ना उसी से फोड़ देंगे तुम्हारे सर, उसी से तुम्हें कब्जे में ले लेंगे। यह जज्बा है हम लोगों का। जी बिल्कुल। कैप्टन नवाब भी मेरे साथ है। तो कैप्टन नवाब, ये तो सिंदूर है, अभी हल्दी मेहंदी सब बाकी है, जमकर कुटाई होगी और पिटाई भी होगी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को, ये भारत वो दूसरा भारत है, वो भारत नहीं है। और भारत अभी घर में घुस के मारेगा भी। इन्होंने, गद्दारों ने हमारी धर्म पूछ के मारा था और हम धर्म बता करके गोली मारी। घर में घुस के पीतल भरी गन के पिछवाड़े में एक साथ पीढ़ी याद रखेंगे। हमारी सेना इतनी मजबूती से खड़ी हुई है। मत सेना के हमारे जिस तरीके से हमारी बहनों का, हमारी माताओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, वो अभी समय दूर है, दूर नहीं है बिल्कुल भी। और अभी घर में घुसकर माननीय प्रधानमंत्री ने क्लियर बोल दिया था। मैं सलाम करता हूं ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो कह दिया था और कह के दिखा भी दिया कि वो समय दूर नहीं है, वो होगा तो ऐसा बड़ा होगा जो पाकिस्तान की 7 पीढ़ी याद रखेंगी। वो अभी शुरुआत हुआ है। अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो भारत के अंदर वो ताकत है, सुधार के दिखा देगा, नक्शे से खत्म कर देगा पाकिस्तान को। ये सोचे मत बैठे, क्या सोच के बैठा हुआ है। कई बार ऐसे चांस हुए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री, भारत ने उसको छोड़ा गया है, पर लेकिन अभी वो नया भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी की ताकत, भारतीय जनता पार्टी ताकत है। मैं नमन करता हूं ऐसे गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को। वो हर पल पल की खबर प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ मीटिंग करके और हर चीज का मुआयना लेकर के और कार्रवाई करा रहे पूरा। ये ठीक है, लेकिन कैप्टन नवाब, यहां तक की बात समझ में आती है, जोश भी है, जज्बा भी है और देश को सलाम भी किया जा रहा है, लेकिन आगे की बात समझाइए ना सर। इस अटैक के बाद क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? क्या इतनी कुव्वत, इतनी हिम्मत या फिर इतनी हिमाकत करने की जुर्रत पाकिस्तान में है? देखिए घनश्याम जी, रिटेलिएट की बात यह है, आपने सुबह देखा होगा वहां के रक्षा मंत्री
किस तरीके से घबराए हुए, ये खुद अपना बयानों में ये जाहिर कर रहे थे कि भारत हमारे को अभी कुछ नहीं कहेगा तो हम कोई रिटालिएट नहीं करेंगे। झूठा है ना वो पर लेकिन वो झूठा स्थान है। हमारी सेना, भारत उसके ऊपर कभी विश्वास ना अभी करने के लायक है और ना करेगा। और हमारी भारत की सेना अगर उसने रिटायर करने की कोशिश की तो यह खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा उसको, और ऐसा भुगतना पड़ेगा 7-7 पीढ़ी उसको याद रखेंगे उसको। ठीक है, लेकिन आज की इस अटैक के थोड़े नेचर को समझाइए कैप्टन साहब, क्योंकि आप तो लगातार इस अनुभव में रहे हैं। सर ये किस तरह का अटैक था? कि रफेल का अटैक था? क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि ड्रोन से भी अटैक हुआ शायद, क्योंकि जो पिन पॉइंट्स हुए वो एग्जैक्ट हुए हैं और ये टारगेटेड अटैक था, एकदम पिन पॉइंट। हमने कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जहां पे नुकसान पहुंचाना था, जो एजेंसीज की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से टारगेट किया। सर इस अटैक का नेचर क्या था? घनश्याम जी देखो, मैं बताऊं आपको, जो हमारे को 10-11 दिन जो समय लगा था हमारे को जो प्लानिंग करने में जी, हमारी सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री क्लियर आदेश दे दिया था किसी भी वहां की जनता का नुकसान ना हो। हमारी लड़ाई केवल वहां के आतंकवाद से है, वहां की ISI से है, वहां के जनरल मुनीर से है, जो पाकिस्तान का जो आका बने बैठा है, जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है वहां पर। तो उसी तरीके से हमारे सेना ने प्लानिंग किया था और प्लानिंग करके पूरा सब सिस्टम में ला करके इसके बाद उसमें कार्रवाई किया है। आप देख लीजिए कहीं कोई पाकिस्तान का कोई भी कहीं नुकसान हुआ हो? कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल नुकसान हुआ है तो वहां के आतंकवाद का नुकसान हुआ, आतंकवादी कमर तोड़ी गई है। नहीं, पर अब पाकिस्तान मिमियाएगा ना, फिर पाकिस्तान में हमारे लोगों को आप वहां का जनरल मुनीर इतना घबराया हुआ था, पहले अपनी फैमिली को दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर दिया। आप देखिए बिलावल भुट्टो को, वो कह रहा था कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो इसके अंदर या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। उससे पहले धमकी देकर करके पहले अपने बच्चों को शिफ्ट करके वहां पर आ गया था। तो ये सारा दर्शाता है पाकिस्तान घबराया हुआ है। हाँ। वो भारत की कहीं भी नजदीक कोई ताकत में नहीं मुकाबला कर सकता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का क्लियर आदेश है, या हम किसी को हमको छेड़ेंगे नहीं, या छोड़ा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी भारत का समय बिल्कुल क्लियर है और अभी पाकिस्तान को सुधरेगा, ठीक है, नहीं तो अभी समय बहुत नजदीक है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो दुश्मन के घर में घुस के एक झटके में सारा हिसाब बराबर, और इस झटके में जो हिसाब हुआ है उसकी कैलकुलेशन आज हम यहां करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास सामान लगाता है मेरे साथ बड़े में सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ है। सूर्य प्रकाश मैथिल, यहां तक की बात समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान जिसको मिमियाने की आदत है, प्रोपेगेंडा करने की आदत है। सूर्य प्रकाश जी आपका अटेंशन चाहता हूं मैं। सूर्य प्रकाश जी आगे की तस्वीर आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए घनश्याम भाई, पहली बात तो पाकिस्तान के पास कोई आधार नहीं है कि वो ये कहे कि हम पे हमला हुआ। पहली चीज, जिस प्रकार से मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस हमले में मारे गए, इसका मतलब मसूद अजहर और हाफिज सईद तो सर्टिफाइड आतंकवादी हैं। ये तो पूरा विश्व जानता है, और पूरे विश्व में जमातुल दावा को भी बैन किया गया है, लश्कर तैयबा को भी बैन किया गया है, जैश ए मोहम्मद को भी बैन किया गया है, उसके अलावा जो है इनका हरकतुल मुजाहिदीन को भी बैन किया हुआ है। तो जो बैन संगठन थे, आतंकवादी संगठन, उन सभी संगठनों पे जब ये अटैक हुआ है और वहां पर केवल आतंकवादी मारे गए हैं, जिस प्रकार की न्यूज आ रही हैं सामने, यहां तक कि खुद स्वीकार किया, मैं ये कहूं मसूद अजहर ने रोते हुए, जो कि मैं सुबह सुबह मीडिया न्यूज देख रहा था, जो जानकारी ऐसी आ रही है कि वहां पर 10 लोग मारे गए और वो खुद कह रहा था कि मैं क्यों जिंदा हूं, भगवान अल्लाह मुझे भी अपने साथ ले जाते हैं लोग। तो ये दर्शाता है कि हमारी कार्रवाई केवल आतंकवाद पे थी। दूसरा, आपने जो प्रश्न अभी कर्नल साहब से किया था, उसी में मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो हमला हुआ ये हमारे सुखोई MKI-30 और साथ ही साथ रफेल, इन दोनों ने मिलकर कंबाइंड एक्शन लिया था। उसमें ड्रोन भी थे और रॉ के द्वारा चिन्हित जो 9 ठिकाने थे, उन सभी 9 ठिकानों के लैटलॉन्ग्स प्रॉपर थे। अच्छा। साथ में सैटेलाइट के माध्यम से जो हम लोगों ने स्टेल्थ मिसाइल का प्रयोग इसमें किया है, जो हमारे रफेल के अंदर जो लग के आई है। आपको मैं एक बात और याद दिला देना चाहता हूं, रफेल का नाम आया तो, कि एक समय यह भी था कि UPA-1 और UPA-2 की सरकार के अंदर भी ये रफेल विमान खरीदने की बात हुई थी। मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूं, 2 मिनट का समय चाहिए। उस समय में जो रफेल खरीदा जा रहा था वो इन सब इक्विपमेंट, इन सब मिसाइलों के बगैर खरीदा जा रहा था। जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एक खरीदते हैं टॉप मॉडल और एक खरीदते हैं बेस मॉडल। बेस मॉडल में ना तो आप पावर विंडो लेते हैं, ना AC मिलता है, ना आपको स्टोरेज सिस्टम मिलता है, लेकिन जो टॉप मॉडल होता है उसमें सनरूफ भी मिलती है। उसी प्रकार से रफेल के अंदर ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी मिसाइल्स, जो ये आपका लेजर गाइडेड मिसाइल्स, ये सब आती हैं। तो
स्टेल्थ मिसाइल का प्रयोग इसमें किया गया। और स्टेल्थ मिसाइल की खासियत यह है कि वो अपने टारगेट से 2 मीटर भी दाएं या बाएं नहीं जाती, जो पिन पॉइंट उसको किया जाता है वो उसी पिन पॉइंट पे अटैक करता है। सर ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है, लेकिन मुझको इसके आगे की कहानी आपसे समझनी है। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो क्या वो कश्मीर पे किसी तरह का हमला करेगा या सीमावर्ती जो प्रदेश है वहां पे करेगा? क्योंकि सीमावर्ती प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग चिंतित है सर, पैनिक भी हो सकते हैं। मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं आपसे। पहली चीज तो घनश्याम भाई, रिटेलिएट तो पाकिस्तान ने शुरुआत में किया, सुबह ही किया। आपको जानकारी है शायद, जो कि आपने दिखाया भी होगा रिपोर्ट में, कि हमने उनका F-16 और J-17 मार गिराया। उन्होंने अपने जहाजों के माध्यम से हम पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना तैयार खड़ी थी और वो आए और उनको वहां पर भी हमने उड़ाया है। F-16 भी जमींदोज कर दिया गया, और जो चीन ने उनको भेजा था ना कबाड़ा अपना J-17, उसको भी उड़ा दिया हम लोगों ने। तो भारतीय सेना लगातार एक गोली का जवाब 10 गोली से दे रही है। जैसा कि सुनने में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर शेलिंग कर रहा है, तो उस शेलिंग का जवाब हम हैवी शेलिंग के साथ दे रहे हैं। अगर वो 140 mm तोप के संग अटैक कर रहा है, तो हमारी बोफोर्स और होथवर्थ तोपें जो हैं उनको जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और जवाब भी दे रही है। और मैं आपको बताऊं, बहुत बुरा नुकसान पाकिस्तान की जो बॉर्डर चौकियां हैं उनको हमने किया है, और लगातार चौकियों को हम उड़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, और जो सायरन हम लगातार बजा रहे हैं, मैं चाहता हूं पीसीआर एक बार फिर से वो सायरन बजाए, क्योंकि सायरन का बजना बहुत जरूरी है। इस सायरन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सायरन बता रहा है कि मॉकड्रिल की तैयारी भी पूरी है। सूर्य प्रकाश महतिल, ये मॉकड्रिल की तैयारी कितना जरूरी है हमारे लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें दुश्मन को मारना भी है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में जो मॉक ड्रिल चलाने के लिए कहा था, आदेश किया था, वो इसका एक यही कारण था कि हमारे देश के सभी नागरिक ये समझें, कल को यदि पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता भी है और कल को चीन उसको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं कुछ मिसाइल अगर अटैक करता भी है, तो हमारा ये जो इमरजेंसी सायरन है, इसको सुनकर हमारे देश के नागरिकों को पैनिक नहीं होना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पैनिक नहीं होना, क्योंकि हमारी सेनाएं बहुत मजबूत है और वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। अगर वो एक गोली चलाएंगे तो हम 10 मारने को तैयार बैठे हैं। लेकिन किसी भी कारणवश कोई भी हमारा नागरिक कहीं भी चोटिल ना हो, घायल ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए सुरक्षित स्थानों पे हम किस प्रकार पहुंचे, यदि कोई घायल हो गया है तो उसको फर्स्ट एड कैसे दिया जाए, किस प्रकार से अफवाहों के ऊपर कंट्रोल किया जाए, और कोई अगर अवैध संतान हिंदुस्तान में बैठी है पाकिस्तान की और वो अगर मिमियाने लगे तो उसकी गर्दन कैसे दबाई जाए, ये सब हमें मॉक ड्रिल में सीखना है और समझना है और इसको आत्मसात करना है। इसलिए ये मॉक ड्रिल हो रही जी, और इस मॉक ड्रिल को संजीदगी से लेना है। और दूरदर्शन किसान की टीम आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, कृपया करके मॉक ड्रिल की आप रील्स ना बनाएं, इनको रिकॉर्ड करके आप सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें, क्योंकि बात आपकी सुरक्षा की है, हमारी सुरक्षा की है और देश की सुरक्षा की है, और सारी चीजें रील के लिए नहीं होती है, आप जानते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, मेरे साथ अमित जी भी हैं। तो अमित जी, लगातार प्रकाश ये जो चीजें हम कर रहे हैं मॉक ड्रिल को लेके और मॉक ड्रिल को लेके समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कितना जरूरी हो जाती है इस वक्त भी सारी चीजें समझना, क्योंकि सिविल डिफेंस की टीम लगातार ये कर रही है? घनश्याम जी, सबसे पहले अपील करना चाहूँगा सभी नागरिकों से कि गंभीरता से लें इस चीज़ को और फॉलो करें। जो भी सरकार या सेना जो भी गाइडलाइन जारी करती है तो उसको हल्के में ना लें, मजाक में ना लें। हाँ। अभी आपने जो कहा ना कि रील ना बनाएं, वो अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि चीज़ें दुश्मन देश को भी जाती है। बिल्कुल। तो इनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और एक बात हमें समझनी होगी सभी को, देशवासियों को खासकर, कि कोई भी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं होती। इजराइल का हम उदाहरण लेके देख सकते हैं कि वहाँ पे एक आयरन डोम की एक परिकल्पना है और उसका दावा ये था कि इसमें कोई भी मिसाइल या अटैक नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी भेदा जा चुका है। तो हम ये कह दें कि हम पूरी तरह से हम रोक देंगे तो वो नहीं हो सकता, दुश्मन का अटैक आ सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। एक तो भगदड़ ना मचाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि अफवाहें तो बिल्कुल ही ना फैलाएं, क्योंकि युद्ध जो है वो सेना की बजाय जनसंचार के माध्यम से ज़्यादा लड़ा जाता है और अफवाह इतना भयानक रूप ले लेती है। तो
सभी यूट्यूबर्स खासकर जो व्यवस्थित नहीं है वो इस तरह की चीजें ना दिखाएं और सरकार द्वारा जो जारी एडवाइजरी है उस पे काम करें, सरकार द्वारा जो इंफॉर्मेशन आती है उसको आगे प्रचारित करें और अपनी तरफ से कुछ भी जो मिर्च मसाला नमक है वो ना मिलाएं। ये मौका संजीदगी का है और ये बात देश की है। और एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप मॉक ड्रिल की बारीकियों को माइन्यूटली समझ पाएंगे। देखिए फिर चर्चा में लौट रहे। Responding to air raid alarms, blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. Draw the curtains. Shut the windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence. Calm, composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert, unwavering. This is India. Every home, a fortress. Every citizen, a shield. In darkness, we don't hide, we unite. From cities to villages, a quiet blackout spreads. Not out of fear, but love. Love for country, love for each other, and belief that in every test, India stands tall. Stay calm, stay strong. We belong to India. India belongs to us. तो ये वो अखंड भारत है जिसकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन आपको इस मौके पे शांत रहना है, धीरज से काम करना है। एक बार सायरन बजे तो आपको खुद को बचाना है, दूसरी बार सायरन बजे तो जो लोग अगर इससे पीड़ित हुए हैं उनको इवैक्यूएट करना है। यही सायरन, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सायरन, लेकिन इसको समझना है आपको। और उसके बाद अगर कोई भगदड़ मची तो आपको बंकर्स की शरण लेनी है, आपको बेसमेंट की तरफ भागना है। ब्लैकआउट की बात आती है तो आपको घर की सारी लाइट्स बंद कर देनी है, मोटे पर्दे अपने घरों की खिड़कियों पे चढ़ा देने। एक छोटा सा स्पार्क भी, एक छोटी सी चिंगारी भी दुश्मन के लिए एक बड़ा क्लू हो सकता है। अपनों को बचाना है, खुद को बचाना है और उन लोगों को भी बचाना है जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की कोई स्थिति नहीं आएगी क्योंकि देश मजबूत हाथों में है और हमारे मुखिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। और बता दिया उन्होंने 56 इंची जो सीना होता है वो किस तरीके से होता है और वो जब दहाड़ते हैं तो फिर हर कोई थर्राता है। और ये संदेश मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है कि आतंक को लेकर भारत किसी की तड़ी को सहने के मूड में नहीं है। घर में घुसेंगे, मारेंगे, गिनेंगे और बताएंगे कि हम भारत है। सूर्य प्रकाश जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि ये जो हमारा वार्निंग सिस्टम होगा, एयर वार्निंग सिस्टम होगा, इसके अंदर हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो करनी है वो ये करनी है कि शांति के साथ समन्वय। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें रह गई थी कि किसी प्रकार की कोई भी अगर अफवाह वाला मैसेज आपको मिलता है कि यहां पर ये परेशानी हो गई, वहां पे वो परेशानी हो गई, तो इसको आपने फॉरवर्ड नहीं करना। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई और इस भारत माता के हैं बच्चे। तो किसी भी हाल में कोई कम्युनल टेंशन यदि कोई कोशिश करता भी है, फ्रजाइल जो पार्टिकल हमारे देश में हो सकते हैं, जिसे हम स्लीपिंग सेल्स भी कहते हैं, वो इस समय एक्टिव हो सकते हैं, तो उनका भी रोकथाम आपने करना है। यदि आपको कोई इस प्रकार की न्यूज़ मिलती है, क्योंकि आपका चैनल जो है देश के हर हिस्से में देखा जाता है, हमारे ग्रामीण भारत जो असली भारत है उस असली भारत में देखा जाता है, तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आसपास जो है पूरे आंख कान नाक खोल के रखिए। कोई व्यक्ति यदि आपको संदिग्ध दिखता है, कोई व्यक्ति इस प्रकार का दिखता है जो कि भारत की विचारधारा से मेल नहीं खाता, उसके मन में पाकिस्तान के लिए प्रेम है, तो तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को आप उसका इंफॉर्मेशन दें। एक और बात, भारत सुरक्षित हाथों में है, हमारे पास में हर तरह का हथियार है। और मैं आपको बहुत खुशी होती है मुझे बताते हुए
कि हमारे पास इस प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी है कि यदि पाकिस्तान से कोई मिसाइल चलेगी तो उस मिसाइल को हम बीच में भारत में घुसने से पहले ही हवा में ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें डरना किसी तरीके से नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज मोर देन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सीडेंट। तो हमें एक्सीडेंट से पहले ही प्रिकॉशनरी जो है अपने आप को ढालना है। और किसी तरीके की ये मत समझिएगा कि किसी तरीके से अगर एक बत्ती हमने जला दी तो कोई फर्क पड़ जाएगा। ऊपर जब हम एयर स्पेस में होते हैं, नीचे अगर एक बल्ब भी जलता है तो आइडेंटिफाई होता है कि यहां पर हमारे पास में किसी तरह की कोई मैं ये कहूं कि रिहाइश है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। यदि इस प्रकार के सायरन आपको सुनाई देते हैं तो इमीडिएटली ब्लैकआउट करना ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य। यदि साथ वाला नहीं कर रहा तो उसको फोर्सफुली करवाना है, लेकिन करवाना जरूर है। ठीक है। और जब पहलगाम पे हमला हुआ तो बहुत लोगों ने अपनों को खोया, उनके दर्द को भी हम सुनाएंगे, लेकिन आज जब यह हमला हुआ तो उनके दर्द पे कितना मरहम लगा इसको भी समझना जरूरी है। वो कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में सुनाऊंगा, लेकिन सभी खास समय लगाता है मेरे साथ बने हुए। शबनम, अब एक बड़ा संदेश तो आज हमने दे दिया, लेकिन आगे क्या? क्योंकि बार बार यही सवाल आ रहा है कि हिमाकत की पाकिस्तान लगातार करता है, अपनी हैसियत अपनी औकात को भूल जाता है, अपनी कुव्वत को भूल जाता है और 4 दिन में सड़क पे आ जाएगा घुटनों पे, अगर युद्ध जैसी कोशिश भी इसने की। आगे हमें किस तरह का और कड़ा संदेश देने की जरूरत है? घनश्याम जी, किसी भी तरह से पाकिस्तान के ना घुटनों पे आने का हमें बिलीव करना है, ना उसके गिड़गिड़ाने पर बिलीव करना है। हम क्योंकि भारतीय हैं ना, हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। जरा सा हमारे सामने कोई रोया, गिड़गिड़ाया, कोई महिला रोने लगी, हम लोग फौरन कहने लगते अरे नहीं, इसको दर्द है, आओ हम इसका दर्द पे ना मलहम लगाएं। हम ये भी नहीं देखते ये हमारा दुश्मन खड़ा है, क्योंकि हम भारतीय, हमारी संस्कृति ऐसी है। तो कहीं ना कहीं इस संस्कृति से ऊपर उठकर सिर्फ ये याद कर रखकर कि सामने वाला खतरनाक है, वो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना सकता है, वो हमारे कोमल हृदयों से कभी भी खेल सकता है, ये सब ना देखते हुए। और आप और हम सायरन की बात कर रहे हैं, हम सब लोग बॉर्डर पे नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, ये हमारे बॉर्डर हैं। हम यहां पर घर पे इस तरीके की चीजें करेंगे। एक एक कंट्रीब्यूशन देगा हमारे भारत का नागरिक, जो स्विच भी ऑफ रखेगा, जो पर्दे भी डाल के रखेगा। भारत की किसी भी चीज के लिए जिस तरीके का भी गाइडलाइन आएगी हम सब उसको फॉलो करेंगे। और ये याद रखिए, भारतीय लोगों को मैं कहना चाहती हूं, ये हमारा युद्ध में कंट्रीब्यूशन होगा, ये हमारा पाकिस्तान को हराने के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। वैसे तो उसकी इतनी औकात नहीं कि वो इस तरीके की चीज कर पाए, लेकिन फिर भी हमें हर तरीके से, क्योंकि युद्ध को, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझिए और युद्ध में आप हर तरह से तैयार रहिए। कोई भी चीज आएगी बिना घबराए। छाती पे गोली खाने वाले हैं भारतीय, छाती पे गोली खाते हैं और चीन के जैसे वाले लोगों को भी गर्दन मरोड़ के रख देते हैं। ये वाले हौसले के साथ घर में जिस तरीके का हमें काम मिलेगा, लाइट ऑफ रखनी है तो लाइट ऑफ रखेंगे, कर्टेन डालने हैं तो कर्टेन, और बराबर वाले स्लीपर सेल कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे। स्लीपर सेल पे बेहद जरूरी पैनी नजर रखनी है। मैं हमेशा कहती हूं, बाहरी आतंकवादियों से सेना लड़ लेगी, लेकिन ये जो स्लीपर सेल छुपे हुए, इनसे आपको और हमें लड़ना पड़ेगा। पैनी नजर रखिए उन लोगों पर भी, कहीं वो लोग कुछ इस तरीके की हरकत तो नहीं कर रहे। लाइट जलाकर दिखाने वाला भारतीय नहीं हो सकता, कोई स्लीपर सेल ऐसा काम तो नहीं कर रहा है, हमें उन पर भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आज ये जोश का अंबार उफान पे है, लेकिन कुछ दर्द भी है, कुछ भाव भी है जो अपनों को खोने की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वो वादा पूरा हुआ। क्या वो दर्द, वो जख्म कम हो पाए? जरा सुनते हैं। जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ, और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने, मोदी साहब ने बदला लिया है। मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो।
तो इस बदले के बाद क्या कुछ सोच रहे हो परिवार, वो हमने आपको सुनाया। सभी खास में मुलाकात है मेरे साथ बनने में, कैप्टन नवाब मेरे साथ है। कैप्टन नवाब, अभी हमने सुना कि जिस तरह का नाम इस ऑपरेशन को दिया गया वो भावुक करने वाला है, वो प्रतिशोध वाला भी है और वो बताने वाला भी है कि हम सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं, आंखें नोच लेते हैं हम। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से ऑपरेशन का नाम दिया था, बड़ा सोच समझ के नाम दिया था और ये नाम उन्होंने खुद नहीं दिया है उसका नाम, कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी बहनों की तकलीफ थी, जो हमारे माताओं की तकलीफ थी, जो हमारे बच्चों को तकलीफ थी, जो निहत्तों को एक जाति ना पूछी, राज्य ना पूछा, धर्म पूछ करके उन्होंने इस तरीके से बर्बरता से हत्या किया था, वो उसका उस दिन मोदी जी ने संकल्प लिया था, ये नया भारत है और इसका बदला इतना बड़ा लिया जाएगा, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो मोदी जी ने अभी तो ये करके तो दिखाया है, अभी तो ये शुरुआत है। मैं कहता हूँ घनश्याम जी, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, ये तो ट्रेलर पिक्चर तो बहुत बाकी है अभी। अगर पाकिस्तान अभी नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का बहुत अंतिम समय अभी नजदीक है और इसका बदला और भयंकर होगा। सर, पाकिस्तान की कुंडली को हम वैसे कई बार खंगाल चुके हैं, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या करने के लिए? पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, वो एक बेकारी देश है, कटोरा लेके दर दर भीख मांग रहा है। वो किसके आगे जाएगा अभी भीख का कटोरा लेके? देखिए, यूएसए के पास गया, जापान के पास गया, चाइना के पास गया। चाइना को वो अपना सिप्पा सलार मानता है, चाइना भी उसके हाथ पीछे खींच रहा है। मैं बता देता हूं, मैं सुबह न्यूज चैनल पर देख रहा था, चाइना भी बिल्कुल बोला हम मिलिटेंट्स का, आतंकवाद का साथ नहीं देंगे, हम इसके लिए जो क्या पाकिस्तान गलत किया है। और दूसरा बात, इजराइल जैसे देश हमारे साथ खड़े हुए हैं, यूएसए देश हमारे साथ खड़े हुए हैं, पर फिर भी भारत, नया भारत तक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। जो भी भारत कर रहा है अपनी सेना की ताकत के ऊपर, 140 करोड़ देशवासियों की ताकत के ऊपर भारत बदला लेने जा रहा है और भारत बदला लेगा। भारत अंगड़ाई के रूप में है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का बहुत समय नजदीक है, जो बिल्कुल नक्शे से खत्म हो जाएगा ये। और मैं कहना चाहता हूं, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा इसका। प्रधानमंत्री जी ने क्लियर संदेश दिया था पहले कि पाकिस्तान अभी सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरने का नाम ले रहा है तो अभी हमारी सेना सुधार देगी बिल्कुल। आप देखिए उड़ी सेक्टर बारामूला में, वहां पर क्या नाम है घनश्याम जी, छोटी सी बात बताना चाहता हूं, मैं 92 में वहां बारामूला में रहा था, जो श्रीनगर से ये उड़ी सेक्टर में पड़ जाता है, लास्ट बॉर्डर पर जाता है। वहां पर हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था उस टाइम पर, दिवाली नाम मनती एनकाउंटर नहीं होते हमारे पर। लेकिन अब भी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जब से सरकार आया है, हमको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले हमारे गोली की परमिशन लेनी पड़ती थी, आज हम गोली का जवाब गोला से देते हैं। वो नया भारत है और भारत अभी किसी भी कीमत में उसको बख्शने के मूड में नहीं है। अभी पाकिस्तान खत्म होगा, ये लास्ट। और दूसरी चीज, एक वाटर स्टॉक किया था मोदी जी ने, ये कभी ना 65 में हुआ, ना 62 में हुआ, और ना क्या नाम 71 में हुआ, और ना ये क्या नाम जो हमारा ये 99 में जो हुआ था उसमें हुआ जी। पर लेकिन आपके जो वाटर स्टॉक मोदी जी ने किया था, कूटनीतिक स्टॉक जो आपके किया है, जो पहली बार हुआ है, सबसे पहले कमर तोड़ दी, उनका पानी बंद कर दिया गया उनका। दूसरी तरफ उनके जितने भी यहां पर वीजा लेकर रह रहे थे, उनको सबको खदेड़ने काम कर दिया। तीसरा, बाघा बॉर्डर वहां से सीध कर दिया, वो कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर था, वो खत्म कर बंद कर दिया। उसकी चारों तरफ से कूटनीति से सारी कमर तोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। और लास्ट काम था हमारी सेना का, और सेना ने उनकी कमर तोड़ने का आज काम करके दिखा दिया है आपको। ये तो पहला ही स्ट्रेटेजिक स्टार्ट था, ताबूत की आखिरी कील ठोक दिया सेना ने और बता दिया है कि कितना दम है हमें। अमित जी, इस कूटनीतिक एक्शन के बाद क्या ये पाकिस्तान को आभास रहा होगा कि वो सोच रहा होगा भाई इन्होंने तो पानी बंद कर दिया, वीजा बंद कर दिया है, मॉक ड्रिल में लगे हुए हैं, और पाव पाव भर के जो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके घूमता है पाकिस्तान कटोरे में रख के, वो धमका देगा और हम सहम जाएंगे। ये पाकिस्तान के जहन में रहा होगा अमित जी? अगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें घनश्याम जी, तो पाक साफ नहीं है। पाक नाम बेशक हो उसका, लेकिन साफ नहीं है वो। क्योंकि आपको ध्यान होगा 1999 में, फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यात्रा की थी, लाहौर बस यात्रा, और जैसे ही वो यात्रा हुई उसके तुरंत बाद सियाचिन कारगिल वार हो गया था, पीठ में छुरा घोंप दिया था, और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि दोस्ती बनेगी, पाकिस्तान साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती में छुरा भोंका। तो 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम लिया था, आपको देखा होगा, रूस से जब वापस आ रहे थे तो अचानक वो पाकिस्तान उतर गए थे। उसका मैसेज ये था कि हम आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, आप ये चीज़ें छोड़ दो। एक हम पैगाम लेके आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद भी अपनी पैतरेबाजी बंद नहीं की।
और उसका अब ये परिणाम सामने आया है कि सेना बार बार जारी है। उससे पहले 2019 में भी हमने जाके स्ट्राइक की थी इनके यहाँ, अब फिर दोबारा की है। और एक बात हमें समझनी होगी, खासकर हमारे देशवासियों को, अगर जीना है तो हमें मरने के लिए भी तैयार रहना होगा। ठीक है, और ये बताना होगा कि हम जीवित हैं और जीवित रहने के लिए रिटैलिएट करना जरूरी होता है। शबनम, आखिरी कमेंट आपका। ये तस्वीर बहुत विभत्स थी, इसको सुधारने का काम किया, जल्दी से रिएक्शन शबनम। ये आतंकवाद को तो जड़ से खत्म करने के लिए कोई बड़ा स्टेप लेना ही था, लेकिन शायद पिछली सरकारें कमजोर रहीं और वो जो भाईचारा चारा हमारा बनता रहे और हम भाई भाई कहते रहे, उस पर काम करती रही। अब पहली बार आप और हम देख रहे हैं, जब सेना के हाथ खुले, एक गोली आएगी तो यहां से गोला जाएगा और एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। जब हम इस नीति पे काम करते हैं, मैं तो खुद आर्मी ऑफिसर की बेटी हूं, मुझे पता है कि किस तरह से हमारा एक एक जाबाज और हमारा एक एक देशवासी साथ खड़े हैं। और इस तरीके का भविष्य के लिए पाकिस्तान के अंदर किसी की शक्ल भी देखने लायक नहीं रहेगी, ये मैं आपको आश्वासन दे रही हूं अपनी सरकार की तरफ से, अपने भारतवासियों की तरफ से, क्योंकि सरकार पर हमें इतना गर्व है। 10 सेकंड जल्दी से सर, जल्दी से। बार पूछ रहे थे कि पाकिस्तान अब क्या करेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्या करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान ना रहकर वजीरिस्तान में बदलेगा, बलूचिस्तान में बदलेगा और एक पाकिस्तान पंजाब में बदल जाएगा। पाकिस्तान के पिछली बार एक टुकड़ा हुआ था, अब की बार 3 टुकड़े और हो जाएंगे। और ये जो पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान, भिखारिस्तान, कंगालिस्तान है, अब ये जो स्थान है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो शबनम, आखिर में भारत माता की जयघोष के साथ आतंकवादियों का कब्रिस्तान बनेगा। जल्दी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसी जयघोष के साथ भारत ललकार रहा है लगातार पाकिस्तान को, न सिर्फ ललकार रहा और बता रहा है कि हमसे पंगा लोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और संभल के रहो, ये बदलता हुआ भारत है, आपको उधेड़ देगा और उखाड़ भी देगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। नमस्कार।